हमलावर को भी शायद नहीं पता था कि वो हमला करने जा रहा है। वो तो उस वक्त तालीमी इदारों में तालीम हासिल कर रहा था। जो उसका रिकॉर्ड है वो तो यही बताता है कि ये आदमी जनाब बच्चों को पढ़ाता भी था, और इसके बारे में काफ़ी चीज़ें पता चली हैं। इसकी बहन का भी इंटरव्यू कर लिया गया है, इसका भी इंटरव्यू कर लिया गया है, इसके घर की निगरानी भी कर ली गई है, बहुत सारी चीज़ें बरामद भी हो गई हैं। इसने जो एक ख़त भी लिखा अपनी फैमिली को, वो ख़त भी बरामद हो गया है। उसमें भी पता चल गया है कि ये कौन आदमी है, किस तरह का बंदा है। वो बाकायदगी से एक शूटिंग रेंज के ऊपर जाता था, वो फायरिंग शायरिंग की प्रैक्टिस भी वहाँ पे करता रहा है। इसके पास 2 हथियार थे, एक शॉट गन है जिसको कारतूस डाल के चलाते हैं, शॉट गन उसे बोलते हैं, और दूसरा जो है वो इसके पास एक पिस्टल था .38 कैलिबर का। ये कैलिबर जो है ना .38, ये कोई इतना बड़ा कैलिबर नहीं है, ये नॉर्मल कैलिबर का पिस्टल होता है। इसमें 2 होते हैं, एक .38 स्पेशल होता है और एक नॉर्मल होता है। जो नॉर्मल वाला है वो मैकारोव पिस्टल ये बनाते हैं रशियन, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते रहे माजी में। .38 कैलिबर मैकारोव कंपनी का इनका एक पिस्टल होता था, एक दौर में हमारे पास भी था, तो वो इतना दूर नहीं मारता। हाँ, जो इसका एक स्पेशल वर्जन होता है, इसकी एक बड़ी गोली होती है जो रिवॉल्वर के अंदर ज़्यादातर इस्तेमाल होती थी। पुलिस के पास पाकिस्तान में जो सर्विस रिवॉल्वर माजी में हुआ करते थे पुराने, उनके अंदर .38 की एक बुलेट डलती थी, वो बड़ी तगड़ी बुलेट होती थी, लेकिन वो रिवॉल्वर में जाती थी ज़्यादातर। तो ये नादरीन एक रिवॉल्वर था इसके पास, जो इसने अक्टूबर 2023 में लिया था, और सारी इसकी स्क्रूटनी हुई थी। उसके बाद इसने एक शॉट गन ख़रीदी थी जो इसने 2025 में 17 अगस्त को ख़रीदी थी। फिर इसने एक लेटर भी लिखा अपनी फैमिली के नाम। फिर इसने कुछ जो है वो चंदा वंदा भी दिया, $25 कैमला हैरिस की जो इलेक्टोरल कैंपेन थी उसके अंदर। तो डोनाल्ड ट्रंप को ये पसंद नहीं करता था। नो किंग्स मूवमेंट को भी इसने ज्वाइन किया था, वहाँ पे भी एहतजाज करता रहा है। ये ज़हनी तौर पे कोई बीमार आदमी नहीं है, कोई गैर मुस्तहकम आदमी नहीं है, या अचानक से उठकर इसने हमला नहीं कर दिया, मनसूबाबंदी के साथ इसने हमला किया है। ज़हनी तौर पे मजबूत आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, एहतजाजी मुजाहरों में हिस्सा लेता रहा है, और मुख्तलिफ़ जगह पे अपने अकायद और अपने नज़रियात जो है वो उनको खुलकर बयान भी करता रहा है। ये टीचर ऑफ द मंथ का अवार्ड भी इसको मिल चुका है माजी में। और इसने जो एक लेटर लिखा फैमिली को, वो लंबा चौड़ा लेटर है, गैर ज़रूरी है, लेकिन असल बात ये है, जो इंटरेस्टिंग बात है, टाइम मशीन एक्चुअली इसके ऊपर ना मुझे एक दौर में बड़ी दिलचस्पी थी, मैंने बड़े इसके ऊपर आर्टिकल पढ़े, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। अभी आजकल मेरे बच्चे भी मुझे पूछते हैं कि ये टाइम मशीन क्या होती है और क्या ये टाइम मशीन एग्जिस्ट करती है। सोशल मीडिया पे आप देखें तो इसके बारे में बहुत सारी मिथ है, ख़ास तौर पे 70s में, 80s में, 90s में, उन दिनों में इसके ऊपर बहुत बात होती थी कि टाइम मशीन, कोई आदमी, टाइम मशीन ये है कि आदमी टाइम ट्रैवल कर लेता है। यानी आज के दौर में अगर किसी आदमी के पास टाइम मशीन है तो वो 100, 200, 300, 400 साल पीछे भी जा सकता है, वो 100, 200, 300, 400 साल आगे भी जा सकता है। तो वो टाइम ट्रैवल करवा देती है इंसान को ज़िंदा हालत में, इसी हालत में वो किसी और दौर में पहुंच जाता है। ये है जी टाइम मशीन का कॉन्सेप्ट। टाइम मशीन नाम की एक वेबसाइट है, वहाँ से एक तस्वीर उठा के इस अकाउंट ने ऊपर लगाई हुई थी, और वहाँ पे इसने कॉल एलन ये नाम लिखा हुआ था, और इस बंदे ने हमला कर दिया, और ये एक ही ट्वीट यहाँ से हुआ था। ये बड़ी अजीब चीज़ है, ये इसीलिए भी रिपोर्ट भी हुई है और लोग इसके ऊपर बात भी कर रहे हैं। अभी इस हमले में मज़ीद इन्वेस्टिगेशन होगी, शायद कुछ और निकाल पाएँ लोग, लेकिन ये एक नॉर्मल चीज़ लगती है। लेकिन एक चीज़ जो नॉर्मल नहीं लगती कि किसी को पहले से कैसे मालूम हो सकता है कि बाद में एक शख्स कुछ ना कुछ करेगा और उसका नाम पहले से ले लिया जाए। ये अब इसका कोई आइडिया नहीं है। नाज़रीन, इसराइल में नेतन्याहू की जो सियासी पोजीशन है वो कमज़ोर हो रही है। देखें, डोनाल्ड ट्रंप की अपनी सियासी पोजीशन बहुत कमज़ोर हुई है। फायरिंग के इस इंसिडेंट के बाद डोनाल्ड ट्रंप की पोजीशन बेहतर होती है या नहीं, ये हम अगला सर्वे आने के बाद बता पाएंगे। लेकिन नेतन्याहू के लिए एक बड़ी मुश्किल पैदा हो गई है, उनकी सूरत हाल में कमज़ोरी हुई। वजह यह है कि 2 साबिक वज़ीर आज़म हैं इसराइल के। नेतन्याहू का जो राज है वो 3 दहाइयों तक पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो साबिक वज़ीर आज़म नफ्ताली बेंट और यायर लेपर्ड, ये 2 साबिक इसराइली वज़ीर आज़म हैं, इन्होंने अपनी अपनी जमातें इकट्ठी कर दी हैं, और अपनी जमातें इकट्ठी करके जो हेड है वो बना दिया है नफ्ताली बेंट को, और ये फ़ैसला कर लिया है कि अब अवामी रद्दअमल शदीद दिया जाएगा, और नई जमात जो है इसका नाम रखा गया है टुगेदर, यानी इकट्ठे होकर। वो कह रहे हैं जी अब इसका दौर ख़त्म किया जाए, इसने बहुत नुकसान पहुंचाया है इसराइल को नेतन्याहू ने, लिहाजा इसकी पॉलिसियां गलत हैं, नई पॉलिसियों के मुताबिक हम मुल्क को चलाएंगे। तो बड़े बड़े एहतजाज भी हो रहे हैं। नेतन्याहू की आज वो पोजीशन नहीं है, कानूनी नुक्ता नज़र से आप देख लें, दीगर उसके ऊपर केसेस चलने के नुक्ता नज़र से आप देख लें, आलमी नुक्ता नज़र से आप देख लें, तो नेतन्याहू की एक बड़ी कंट्रोवर्शियल लाइफ थी।
और अगर ये इख्तिताम हो जाता है यहाँ पे उसका पॉलिटिकल करियर, तो ये बड़े खौफनाक किस्म का ये अंजाम होगा पॉलिटिकल उसका। नाज़रीन, पाकिस्तान में ना दो चीज़ों पे बहुत ज़्यादा पाकिस्तानियों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दी गई है। एक IPPs और दूसरा जो है वो गैस का इशू। ये दो इश्यूज़ पाकिस्तानी लगातार बर्दाश्त कर रहे हैं। अदनान आदिल साहब बड़े शानदार जर्नलिस्ट हैं, मैंने माजी में इनके साथ काम भी किया, इनसे सीखने का मौका भी मिला। इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त तहकीकाती रिपोर्टिंग की है और बहुत सारे फैक्ट्स सामने लेकर आए इन इश्यूज़ के ऊपर। मैं आपके साथ बिल्कुल सिंपल करके कुछ चीज़ें शेयर कर देता हूँ। और डाटा ये बताता है कि हुकूमत ने एक साल में तकरीबन 7 अरब डॉलर्स, अभी आपने UAE को कितना पैसा वापस किया? लगभग 3.5 अरब डॉलर। मुसीबत पड़ी हुई थी आपको, तो 7 अरब डॉलर पाकिस्तान एक साल में देता है सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट की मद में। कैपेसिटी पेमेंट की मद में 7 अरब डॉलर देने का मतलब ये है कि हमने उस बिजली के लिए पैसे दिए जो बिजली कभी पैदा ही नहीं हुई। यानी हमारा अपना जो बिल है वो अगर 2 अरब डॉलर है, 2.5 अरब डॉलर है, तो हम 7 अरब डॉलर कैपेसिटी पेमेंट दे रहे हैं। 1 यूनिट बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, 3 यूनिट के हम पैसे दे रहे हैं। तो एक साल में हुकूमत ने 7 अरब डॉलर का कैपेसिटी पेमेंट किया उस बिजली के लिए जो बिजली कभी पैदा ही नहीं हुई। इसमें वज़ीर आज़म का बेटा भी है, बहुत सारे और इदारे भी हैं, बहुत सारे लोग भी हैं। इस हिसाब से 10 साल में मजमूई तौर पे ये रकम 70 अरब डॉलर बनती है, जो पाकिस्तान के बैरूनी कर्ज़ों का निसफ है। ये नाज़रीन पाकिस्तान के साथ हो रहा है। एक और डाटा बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने शेयर किया। पिछले 3-4 साल में जब से पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, गैस की जो कीमतें बढ़ी हैं वो लगभग 900% से 1000% तक बढ़ी है, 9 से 10 गुना। यानी अगर गैस से 100 रुपये थी तो 900 रुपये या 1000 रुपये हो गई। अब आप ये बताएं ये कितनी बड़ी बढ़ोतरी है। यानी तो कीमत में बहुत बड़ा इजाफा है कि 100 रुपये वाली चीज़ आपको 900 रुपये में या 1000 रुपये में मिले। अभी एक मरतबा फिर जो कंपनियां हैं वो हुकूमत से मुतालबा कर रही हैं कि 300% मज़ीद इजाफा किया जाए। अच्छा, जो 300% इजाफा होगा ये 4 साल पुरानी वाली कीमत में नहीं होगा, ये मौजूदा कीमत में होगा। यानी जो 100 को 900 तक पहुंचाया है उसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये तो 2500-2700 तक पहुंचा देंगे। यानी 4 साल पहले इमरान खान साहब के दौर में जो गैस आपको मिल रही थी, फ़र्ज़ करें 100 रुपये की, वो 2500 रुपये की हो जाएगी अगर अब दोबारा से हुकूमत ने कीमतें बढ़ा दी तो। देखिए, कीमत बढ़ाने के अलावा इनके पास रास्ता कोई नहीं है। कीमतें बढ़ाएंगे तो खसारे कवर करेंगे ना, क्योंकि पाकिस्तान में कारोबारी ज़िंदगी तो चल ही नहीं रहा। और ये जो गैस इस्तेमाल होती है ना, इसका ज़्यादातर हिस्सा आवाम इस्तेमाल नहीं करती। जो घरेलू सार्फिन है वो सिर्फ 20% गैस इस्तेमाल करते हैं। जो ज़्यादातर गैस है 80% वो सनतें इस्तेमाल करती हैं, तजारती मकासद के लिए इस्तेमाल करती हैं। सबसे ज़्यादा गैस आपकी बिजली बनाने वाले पावर प्लांट खा जाते हैं। एक तो हम उन्हें गैस देते हैं, दूसरा हम उन्हें कैपेसिटी पेमेंट भी देते हैं। और फिर इस गैस की कीमत वो इदारे नहीं देते, उनको तो सब्सिडी के ऊपर गैस मिलती है। खाद बनाने वाली फैक्ट्रियों को 150 अरब की सब्सिडी हर साल हुकूमत देती है गैस के ऊपर। इतनी कम कीमत में उन्हें गैस मिलती है। और ये बोझ किस पे पड़ता है? आम पाकिस्तानियों के ऊपर। तो पैसे देता है आम पाकिस्तानी घरेलू सारिफ जो 20 से 22% गैस इस्तेमाल करता है, और ये लोग सब्सिडीज़ लेते हैं, ये इंजॉय करते हैं। वैसे जो घरेलू सारिफ है उसको भी सब्सिडी मिलती है, ऐसा नहीं है कि उसको नहीं मिलती, लेकिन हमारी पॉलिसियों की ख़राबी है ना, हमारी पॉलिसियों की ख़राबी है। बड़ी शानदार रिपोर्ट एक अदनान आदिल साहब ने बनाई है, देखने से वो ताल्लुक़ रखती है। मैं उसको ट्विटर पे अभी शेयर भी करूँगा, और जो लोग देखना चाहें उसको तफसील से जाकर देख सकते हैं। बहरहाल ये नाज़रीन पाकिस्तानियों के साथ पाकिस्तान की सरकार कर रही है, और इन्हें किसी बात की परवाह नहीं है, क्योंकि वोट तो इन्होंने पब्लिक से लेने ही नहीं। इन्होंने तो बूटों के तस्मों के साथ लटक के, अर्दलीपन दिखा के, जूते पॉलिश करते करते बार बार इक़्तिदार में आने का फार्मूला बनाया हुआ है। लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।